आपको लगता है एलियंस है? अर्थ पे तो मुझको लगता है अभी नहीं है, बट कांटेक्ट में है। मतलब हम उनसे कांटेक्ट में है? वो लोग हमसे कांटेक्ट में हैं, हम लोग उनसे कांटेक्ट में नहीं है। एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हम लोगों से वो लोग अलग रह रहे हैं फॉर अ रीजन। मतलब एलियंस हमसे डर के अलग रह रहे हैं? हाँ। ओके। दैट्स वाई वो जो जितने भी कोविड-19 वगैरह भी हैं, दिस आल्सो माइट बी द पार्ट ऑफ दिस। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो उन्हें रोक रहा है हम पे हमला करने से? एक्चुअली वो लोग सिर्फ उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब वो कोई भी कंट्री से अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देख लें कि ये लोग कितने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सकते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं, कुछ थ्योरीज ऐसी भी है कि पैरेलल यूनिवर्स है, कि मतलब एक ही यूनिवर्स के बहुत सारे ऐसे मतलब वर्जन्स हैं और हम ही हैं जो उन यूनिवर्सेस में रह रहे हैं। हम जो अभी यहाँ पे हैं तो हम प्रेजेंट में हैं, बट हमारा पास्ट कहीं किसी और डायमेंशन में चल रहा है और हमारा फ्यूचर भी किसी और डायमेंशन में चल रहा है। कि उन्होंने अपना मशीन का दरवाजा खोला, वॉशिंग मशीन का, और उन्हें ब्लैक होल दिखा। जैसे जब यूएस ने मून लैंडिंग का बोला था, वो मून लैंडिंग झूठी थी। उनके फ्रिज में ब्लैक होल मतलब ओपन हो गया और उन्होंने उसको खींच लिया और वो 109 साल आगे चले गए। ये एरिया 51 यूएस गवर्नमेंट अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स, अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ज़्यादा हाइप करती है उसको एलियन से मिला के। तो फिर नासा ऐसी गलती कैसे कर सकता है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स अभी भी स्पेस में अटके हुए हैं? मान लीजिए कि आज से 100 साल बीत चुके हैं और हम सब मार्स पे रह रहे हैं। सुनने में अनबिलीवेबल है, राइट? पर हकीकत में नहीं। आज के टाइम पे जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, उसको अगर आप सुन लोगे तो आपको ये बात मानने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी कि हम मार्स पे नहीं बाकी प्लैनेट्स पे भी जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो हमारे अर्थ जैसे ही है और वहाँ पे उतना पानी भी है। अब इस बात को और जानने के लिए स्पेस में क्या है, क्या एलियंस है कि नहीं, इस बात को पूरी डिटेल में जानने के लिए आज हमारे साथ है जिब्रान और सत्यव्रत, जिन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जो आपको इन सारे सवालों के जवाब दे देगी। सो हाय एंड वेलकम टू मुस्कान नरेट्स। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये किताब लिखने के पीछे की क्या मोटिवेशन थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर हैविंग अस ऑन योर पॉडकास्ट। जो क्वेश्चन आपने मुझसे अभी पूछा है कि स्पेस लॉ के पीछे लिखने का क्या रीज़न था बुक, तो यही क्वेश्चन मुझसे जब से हम लोग की बुक लॉन्च हुई है काफ़ी लोग पूछ चुके हैं कि आखिर स्पेस लॉ ही क्यों। तो इसके लिए हम लोग चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। Okay. मेरे चाइल्डहुड में मुझको शूटिंग स्टार्स काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करते थे और फिर मेरे स्कूल के डेज़ में मैं थोड़ा बहुत स्पेस के बारे में पढ़ता रहता था। मगर जब मैंने लॉ स्कूल ज्वाइन किया तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडन होके पता चली मुझे। तो हमको ये पता चला कि स्पेस और स्पेस लॉ ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कोरिलेट करती हैं, बट इंडियन पर्सपेक्टिव पे इतनी ज़्यादा भी कॉमन नहीं है विद इन दी ऑडियंस। और स्पेस लॉज भी पब्लिकली जैसे गवर्नमेंट है वो ऐसे कोई रोबस्ट फ्रेमवर्क्स अभी फ्रेम नहीं करें उसने लॉज। तो एक दिन इत्तेफाक से सत्या मेरे पास आए और उन्हीं ने कहा कि जिब्रान भाई चलिए बुक लिखते हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, टॉपिक कह लेंगे स्पेस लॉ। तो ये मुझको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे हाउ ब्यूटीफुली यूनिवर्स वर्क्स, कि हम चाइल्डहुड से शूटिंग स्टार्स है, स्कूल डेज़ में स्पेस है, लॉ स्कूल तक आ गए, एकदम से सत्या मेरे हमसे आके कह रहे हैं कि स्पेस लॉ पे बुक लिखते हैं। तो हमने कहा वाई नॉट शो। तो यहाँ से हम लोग की बुक लिखने। तो मतलब ये ऑलरेडी यूनिवर्स में प्लान था कि आप ये किताब लिखने वाले हो? वी कैन से दिस। हाँ। तो स्पीकिंग अबाउट यूनिवर्स, और आपकी किताब भी पूरा स्पेस में जितने प्रोग्राम्स उस पे, स्पेस लॉ पे, इंडियन गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है, इस चीज़ पे है। पहले तो हम थोड़ी उन बातों पे बात करते हैं जो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो लोगों को लगता है कि सच है पर किसी को पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलियंस। आपको लगता है एलियंस है? अर्थ पे तो मुझको लगता है अभी नहीं है, बट कांटेक्ट में है। मतलब हम उनसे कांटेक्ट में है? वो लोग हमसे कांटेक्ट में हैं, हम लोग उनसे कांटेक्ट में नहीं हैं। एक आसान शब्दों में हम इस चीज़ को अगर बोलें तो वो हमें देख रहे हैं। और इस चीज़ की पुष्टि बहुत लोगों ने अपने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स में की हैं। तो हम ये चीज़ कंफर्मेशन के साथ और बाकी चीज़ों को रिलेवेंट डेटाओं के साथ ये चीज़ कह सकते हैं, बट समहाउ दे आर वॉचिंग अस, बट वो हमें देख भी रहे हैं और वो हमें नहीं भी देख रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। कुछ चीज़ें यूनिवर्सल लॉज हैं, मतलब यूनिवर्स के बनाए हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको उनसे मिलने नहीं दे रही हैं और वो लोग हमारे तक नहीं रीच कर पा रहे हैं अभी। फर्मी पैराडॉक्स एक टर्म होता है, उसको एज ए यूनिवर्सल आप इक्वेशन कह सकते हैं। वो 3 चीज़ें एलियन से रिलेटेड बताता है। क्या? पहली चीज़ तो ये कि यूनिवर्स जो है वो एज अ जू हाइपोथेसिस रूल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जू हाइपोथेसिस में ये होता है कि दे आर जस्ट बीइंग अवे फ्रॉम अस फॉर अ रीज़न।
मतलब हम लोगों से वो लोग अलग रह रहे हैं फॉर अ रीज़न। मतलब एलियंस हमसे डर के अलग रह रहे हैं। हाँ। ओके। ना कन्फ्लिक्ट कोई अराइज हो, ना मेरी तरफ से कोई कन्फ्लिक्ट हो, ना उनकी तरफ से कोई कन्फ्लिक्ट हो, आराम से वो लोग रह रहे हैं। एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि रेयर अर्थ हाइपोथेसिस दूसरा इसमें आ जाता है फर्मी पैराडॉक्स के अंडर, कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो सूटेबिलिटी है, वो एलियंस के हिसाब से इस तरह की अभी नहीं है, और उन लोगों ने अपने जो सिस्टम है वो इस तरह इवॉल्व नहीं कर पाए कि अर्थ पे आ पाएँ। ओके। और तीसरा? थर्ड हाइपोथेसिस है ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होता है कि फ़िल्टर लगा हुआ है बिटवीन ह्यूमंस एंड एलियंस। एक थ्योरी ग्रेट फिल्टर में ये कहती है कि ह्यूमंस जो पिछला फ़िल्टर था उनकी लाइफ का, मतलब पूरे ह्यूमन एक्सटेंशन का जो फ़िल्टर था वो ह्यूमंस क्रॉस करके आ चुके हैं। तो अब वो जो फ़िल्टर है वो एज अ बैरियर बना हुआ है बिटवीन एलियंस एंड ह्यूमंस। तो मतलब ह्यूमंस इवॉल्व कर चुके हैं, इवॉल्व कर चुके, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। और एक इसमें पॉइंट है ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस में कि ह्यूमंस को फ्यूचर में जाना है, और एलियंस उनको रोक रहे हैं कि वो इतना इवॉल्व ना कर पाएँ कि वो लोग भी मेरे ही सिस्टम में आ जाएं। दैट्स वाई वो जो जितने भी कोविड-19 वगैरह भी हैं, दिस आल्सो माइट बी द पार्ट ऑफ दिस। शायद ये इसका पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमें रोक रहे हैं कि हम उस एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के पास ना पहुँचें जिस टेक्नोलॉजीज़ तक हमें जाना चाहिए। मीन्स हम उनके बराबर ना पहुँच पाएँ, सिंपल। जितना भी कोविड-19 होता है, वॉर्स होता है, हो सकता है कि इसके अंदर भी एलियंस का हाथ हो, क्योंकि वो हमें 100% हो रोक सकता रहे है, हैं। बिल्कुल हो सकता है। ओके। तो मतलब अगर एलियंस हमें रोक रहे हैं तो इसका यही मतलब है सीधा सीधा कि वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। अगर वो हमसे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे, तो मतलब वो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे वो मेरे ख्याल से दिमाग के सेंसेस में हो। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो उन्हें रोक रहा है हम पे हमला करने से? एक्चुअली वो लोग सिर्फ एक समय का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। वो उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो कोई भी कंट्री से अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देख लें कि ये लोग कितने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सकते हैं। उस पोटेंशियल तक पहुंचने के बाद वो हमसे एक तरह से बॉडी से जैसे सोल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वैसे वो हमें एक्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से। तो ऐसा आपको लगता है? हाँ। ओके। अब इसी बात पे कुछ ऐसी भी थ्योरीज है जो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी भी थी, और ऐसे फैक्ट्स भी हैं कि साइंटिस्ट ने मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड सब ने ऐसे भी प्लैनेट्स ढूंढे जो एग्जैक्टली अर्थ जैसे, मतलब इन अ सेंस वो है तो बहुत ही ज़्यादा दूर, मतलब उसे आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा दूर है, बट उस पर जितना वाटर अमाउंट मिला है वो भी अर्थ जितना है, और वो उतना ही हैबिटेबल है जितना अर्थ है। तो मतलब ये सच है या सच नहीं है, क्या है? कुछ चीज़ें तो इसमें हैं सच, एग्जैक्टली हैबिटेबल तो नहीं है, बट काफ़ी हद तक चीज़ें सही हैं। जैसे सैटर्न का एक मून है टाइटन। अच्छा। हाँ, तो वो नासा को मिला है कि उस पर उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर है जितना अर्थ पे है। ओके। हाँ, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बताती हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटरियल लाइफ हो सकती है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे पानी है, पानी से जीवन है हम लोग बोलते हैं, तो बाहर अगर पानी है तो जो हाइड्रोजन और बाकी चीज़ों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऑक्सीजन है, मीन्स H2O होता है, तो H है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कहीं मिल गया तो डीएनए बनने की संभावना है, और डीएनए बनने की संभावना है तो मतलब ऑब्वियस ही बात है कि इंसान बन सकता है, राइट। कुछ लोग ये भी मानते हैं, कुछ थ्योरीज ऐसी भी है कि पैरेलल यूनिवर्स है, कि मतलब एक ही यूनिवर्स के बहुत सारे ऐसे मतलब वर्जन्स हैं, और हम ही हैं जो उन यूनिवर्सेस में रह रहे हैं। तो अगर आप स्पेस लॉज और स्पेस की पढ़ाई से ये पूरी बात देखो तो क्या ये सच है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा स्पेस लॉ से थोड़ा अलग है, ये थोड़ा मतलब एक तरह से इंटरेस्टिंग हो गया हमें बताते हुए, क्योंकि हमने भी बहुत सी मूवीज़ और बहुत सी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं इससे रिलेटेड, टाइम ट्रेवल जिसको आप इन सिंपल कह सकते हो। ओके। तो ये ऐसी चीज़ है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जो अभी यहाँ पे हैं तो हम प्रेजेंट में हैं, बट हमारा पास्ट कहीं किसी और डायमेंशन में चल रहा है, और हमारा फ्यूचर भी किसी और डायमेंशन में चल रहा है। मीन्स हमारे ऐसा कोई आदमी जो 3-4 डायमेंशन में ऑलरेडी चल रहा है, और हम वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं बाय द वर्च्यू कि हम एक ब्लैक होल थ्योरी है जिसके बारे में हम आपसे आगे बात कर लेंगे। तो वो एक थ्योरीज़ हैं जो काफ़ी इसमें रिलेटेड हैं, जिसके लिए स्टीफन हॉकिंग से बहुत इन्वॉल्व अपना रोल प्ले किया है इस चीज़ों के लिए। ये यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला ना हम वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, तो एक बहुत ही फेमस मूवी है इंटरस्टेलर, और सबने ही देख रखी है, मतलब वो एक एपिक मूवी है, उसके बारे में बहुत रिसर्च करी गई थी उस मूवी को बनाने से पहले। तो उसमें एक सीन जहाँ तक मुझे याद है, ताकि वो जो मेन कैरेक्टर होते हैं
वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाते हैं और वो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ क्रॉस करके, कुछ टाइमलाइंस को क्रॉस करके उस लड़की से बात करने जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल है नहीं है, या क्या है इसके पीछे का साइंस? ये पॉसिबल है। अच्छा। ये पॉसिबल है। यही चीज़ होती है यूएफओ से रिलेटेड भी, कि जो लोगों को यूएफओ दिखते हैं, अभी ऐसे कुछ मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तो फाइल नहीं किए गए हैं किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो यूएस में साइट हुए हों चाहे रशिया में साइट हुए हों, बट जो रिसर्चर्स हैं जो यूएफओ को क्लोजली स्टडी करते हैं, वो लोग भी ये कहते हैं कि इंटर डायमेंशनल हाइपोथेसिस से ही ये वर्क कर रहे हैं, कि पैरेलल यूनिवर्स और डिफरेंट यूनिवर्स वो लोग दोनों क्लब कर लेते हैं और हम लोगों से, हमारी यूनिवर्स से मतलब वर्क करते हैं। उसमें उम्र जो होती है वो मेन लीडिंग एक्टर की बढ़ जाती है वहाँ से, मतलब वहाँ पर टाइम जो है वो तेज़ चलने लगता है या स्लो हो जाता है। तो ब्लैक होल में या तो टाइम बहुत तेज़ चलने लगेगा या तो टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। और ब्लैक होल का जो ये कंसेप्ट होता है कि वो अपने अंदर सब कुछ वैक्यूम की तरह खींच लेता है, व्हाट इज दिस? उसमें लाइट, एक्चुअली उसमें जो है कोई भी तरीके की लाइट जो है वो नहीं जा सकती। सो अगर आप किसी चीज़ में कोई लाइट अगर पास नहीं कर पा रहे, दिस मीन्स वो कितना हॉलो होगा। तो आप उसको ऐसे समझोगे कि बहुत, मतलब ब्लैक होल है, होल का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा गड्ढा होगा या ऐसा कुछ होगा, बट समहाउ ऐसा कुछ नहीं है। वो एक काइंड ऑफ एक टनल है जो ओपन होता है और उसमें एक अलग ही डायमेंशन चल रहा है, और वो डायमेंशन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना फार है। मतलब उसका कोई अभी एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है, बट इसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि इससे पहले अभी तक समहाउ एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये चीज़ दिए हुए बहुत साल हो गए, मोर देन 50 ईयर्स हो रहे होंगे, बट अभी तक किसी ने भी इस पर कोई ऐसी न्यूमेरिकल स्टडी नहीं कर पाए। बट उन्होंने E=mc का स्क्वायर जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर अभी भी लोग इक्वेशन मास का और स्पीड ऑफ लाइट डालकर उस मतलब पर अभी ये एंगेज सिर्फ करते एक हैं। कॉन्सेप्ट है, इसे कोई हाँ, प्रूव हाँ। नहीं कर पाया है। तो जैसे अभी हम ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर स्टीफन हॉकिंग्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन इन पे किताबें लिख रहे हैं, इनको प्रूव करें, तो ऑब्वियसली ये सब कुछ सच है। पर अभी भी जैसे आपने कहा कि अभी भी कोई न्यूमेरिकल चीज़ से ये प्रूफ नहीं हो पाया, जो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा। बट ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज है इस चीज़ को लेके, और सिर्फ इस चीज़ को नहीं, बाकी चीज़ों को भी लेके। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक जगह पे पढ़ा था, एंड इसके काफ़ी मीम्स भी देखे थे, कि एक लेडी क्लेम करती है कि उन्होंने अपना मशीन का दरवाज़ा खोला, वॉशिंग मशीन का, और उन्हें ब्लैक होल दिखा, विच ऑब्वियसली इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बट बाकी भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। जैसे जब यूएस ने मून लैंडिंग का बोला था, वो मून लैंडिंग झूठी थी, कि वहाँ पे स्ट्रिंग्स लगे हुए थे, एंड इस पे बहुत सारी वीडियोस भी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं सच है, कुछ नहीं कहते। तो आपको क्या लगता है, ये सच है, झूठ है? मुस्कान, आपने जो बोला कि वॉशिंग मशीन में ब्लैक होल ओपन हो गया, एक्चुअली उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बेसिक सा रीज़न उसका ये है कि हम जो चीज़ के बारे में हमें अभी सही से पता नहीं है, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं हो सकती। माइट भी वो चीज़ हो सकती है, बट समहाउ अब ऑब्वियस ही बात है कि वो वॉशिंग मशीन में नहीं हुआ होगा। हाँ। या वो कहीं कह लो फ्रिज में नहीं हुआ होगा, बट वो उसका एक स्पेस, उसको एक स्पेस चाहिए होता है अपना। तो मैंने ये भी सुना था, मैंने शायद किसी की वीडियो में ऐसे करके देखा था, जिसमें उन्होंने बोला कि उनके फ्रिज में ब्लैक होल मतलब ओपन हो गया और उन्होंने उसको खींच लिया और वो 109 साल आगे चले गए। तो ऐसी भी उनके साथ स्टोरी थी। बट क्वेश्चन इज़ दैट कि वो आदमी बाद में आके अपना खुद से इंटरव्यू देता है, तो वो फेम के लिए हो सकता है, और तो ये चीज़ें हैं। पर अगेन आपने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया जहाँ पे मैंने पूछा था कि यूएस की गई मून लैंडिंग सच थी या झूठ थी, जो स्ट्रिंग्स थे वो थे कि नहीं थे? यूएस गवर्नमेंट जो है वो स्पेस रिसर्च में बहुत आगे है, और ये एक फैक्ट है, इसको इंडियन गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है। अब सबसे पहले आप अगर इस चीज़ पर जाते हैं कि जो भी हमारी मून लैंडिंग हुई थी यूएस की, वो फेक थी कि वो ट्रू थी, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सच में यूएस ने जो है वो अपोलो मिशंस किए हैं। अपोलो मिशंस बेसिकली मून के लिए ही थे। ओके। हाँ, अब इसमें जो मिशंस इन्होंने किए थे, उसमें थोड़ा सा लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ का था कि जो भी फ़ोटोज़ और जितनी भी चीज़ें उसमें निकली थी, वो थोड़ी सी ऐसी लग रही थी कि थोड़ा मेड टाइड है, मतलब AI टाइप जनरेटेड है या कुछ ऐसी हैं। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ थी। बट मैं ये चीज़ सिर्फ श्योरिटी से कह सकता हूँ कि यूएस गवर्नमेंट अगर कहीं पे हाथ डाल रहा है तो वो अपने तरफ से 100% श्योर होगा, और इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी या इतनी बड़ी प्रॉब्लम, कंट्रोवर्सी तो वो नहीं क्रिएट करेगा।
फ्यूचर वर्ल्ड के लिए। राइट अब जैसे हम यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक और चीज़ है जिसमें बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, एरिया 51। कुछ लोग बोलते हैं कि एक्चुअल में यूएस गवर्नमेंट वहाँ पे अपने मिशंस कर रही है, मिसाइल्स डेवलप कर रही है और कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है जो मे भी थोड़ी अनएथिकल हो, इसलिए वो दुनिया से छुपाने के लिए उस एरिया को यूज़ कर रही हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जेन्युइनली एक एलियन था जो यूएस गवर्नमेंट ने पकड़ा और वो एरिया 51 में पकड़ के उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और बाकी लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ एक टूरिज्म बढ़ाने का तरीका है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सी सबसे सच बात है, क्या है इसमें? जितना मैंने स्टडी किया है और जितना हम लोगों ने बुक लिखते टाइम जितने रिसर्च करी, हम लोग को ये लगता है कि एरिया 51 यूएस गवर्नमेंट अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स, अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ज़्यादा हाइप करती है उसको एलियन से मिला के। अच्छा, कुछ वो प्रोजेक्ट्स ऐसे करती है डिफेंस से रिलेटेड जो होते तो डिफेंस के हैं, बट वो जाहिर ऐसा करती है कि यहाँ पे एलियंस हैं और ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, ताकि वो हाइप और वो सेंसिटिविटी बनी रहे विद इन दी अमेरिकन पीपल्स और मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड भी। जो एक चीज़ और है जिसमें ये कहा कि एरिया 51 के पास यूएफओज दिखाई पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत लोगों ने मतलब बहुत से लोग हर जगह पे ये क्लेम करते हैं, बट द फैक्ट इज़ मैम कि वहाँ पे ऐसी मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती हैं जो माइट बी यूएफओ शेप्ड स्पेस क्राफ्ट हों, जो यूएफओ शेप्ड हो, मतलब कि उसकी तरह दिखते हों। तो उसकी वजह से एक रीज़न हो सकता है कि लोगों को वो स्पेस क्राफ्ट देख कर लगता हो कि ये यूएफओज़ हैं या कुछ ऐसा है। बट मैम फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह भी कुछ हैं पब्लिक डोमेन में जो रिलीज़ हुई हैं, जो कि लिटिल बिट हमारे जबरान की बात को थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट करती हैं कि यार फ़ोटोज़ निकली और बहुत से साइंटिस्टों का बाद में बयान भी आता है इस चीज़ पे कि मैं यहाँ पे रिसर्चर था एज इसमें एरिया 51 में, और ऐसी चीज़ें थी। बाद में मेरे को ये पता लगा कि यहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटीज़ की जगह पे एलियन एक्टिविटीज़ भी चल रही थी साथ में। अच्छा, तो ये चीज़ भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से जैसा हम लोग ने बुक, क्योंकि हम लोग अभी बुक के हिसाब से चल रहे हैं या फिर बेस तो हमारा लॉ के हिसाब से अगर देखें तो यस, इन लोग के पास बहुत सैटेलाइट्स हैं, बहुत काम है, तो इनको एक ऐसा सुनसान एरिया चाहिए जहाँ पर ये अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ या कोई भी सैटेलाइट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। ओके अब जैसे हम इतनी देर से यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और कैसे वो अपने स्पेस प्रोग्राम्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। अभी रिसेंटली एक स्पेस प्रोग्राम हुआ था जो यूएस गवर्नमेंट ने ही करा था और वो जो शिप है, वो जो स्पेस शिप है, वो अभी भी स्पेस में अटकी पड़ी है। राइट केस ऑफ सुनीता विलियम्स। हाँ, बट ऐसा क्यों? इफ़ वो इतना एडवांस्ड है और तो फिर नासा ऐसी गलती कैसे कर सकता है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स अभी भी स्पेस में अटके हुए? तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये स्टार लाइनर जो स्पेस क्राफ्ट था ये एक्चुअली बोइंग का है। बोइंग जो है कंपनी, वो इन जनरल बनाती थी एयरप्लेन्स। 2014 से वो एंटर हुई स्पेस डोमेन में, तो नासा ने उसको टेंडर दिया था और स्पेस एक्स एलॉन मस्क उसको टेंडर दिया था। इंटरेस्टिंगली बोइंग का जो टेंडर था वो जस्ट डबल था स्पेस एक्स के। बट स्पेस एक्स ने कुछ चीज़ें जल्दी अचीव कर ली। अब हम लोग आते हैं वापस बोइंग पे और नासा पे, और ये जो सुनीता विलियम्स मैम स्ट्रक हुई हैं ऊपर उस पर। तो उसके लिए बोइंग जब टेस्ट कर रहा था स्टार लाइनर, तो इनिशियल स्टेजेस में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए थे इसमें स्पेसक्राफ्ट में, और हीलियम थ्रस्टर्स हैं कुछ, उनमें बार बार इश्यूज़ आ रहे थे, ओवर हीट हुए जा रहे थे वो लोग। तो जैसे आपने बोला कि प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो फिर भी ऐसा कैसे हुआ कि गवर्नमेंट ने, नासा ने वो मतलब मिशन को जाने दिया, होने दिया? ये चीज़ सोचने वाली है कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया जब इश्यूज़ आ रहे थे, और उन्हीं ने एक्नॉलेज किया इस चीज़ को कि इश्यूज़ आए हैं, मगर बहुत लेट हो चुका है। अब ISS अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऊपर ना होता और ये तब हुआ होता इंसिडेंट, तो दोनों एस्ट्रोनॉट्स की जान की भी बात हो सकती थी। हाँ, तो अभी तो ये है कि क्योंकि ISS वहाँ पे ऑलरेडी था तो उन्हें फूड सप्लाईज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई, और बहुत और क्रू भी है उनके साथ, राइट। बट वही देन अगेन, अगर वो वहाँ पे नहीं होते तो शायद उन दोनों की जान पे बात आ सकती थी। बिल्कुल, मतलब 2 एस्ट्रोनॉट्स जो काफ़ी एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स हैं, मतलब सालों से उन्होंने बहुत सारे मिशंस करे हैं, तो नासा की तरफ से ये जो एक मतलब चीज़ उन्होंने अनदेखी कर दी। और ये मिशन लॉन्च करने से पहले ये चीज़ें उन लोगों के सामने थी, नासा के सामने और बोइंग के सामने भी। नासा ने इनिशियल लॉन्च में कहा कि ठीक है, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली 2 जगह लीकेज है हीलियम का स्पेसक्राफ्ट में, तो वो कुछ ऐसा मसला नहीं है, वो कवर अप हो जाएगा।
बट जब रीडॉकिंग का टाइम आया ऊपर जाके, जब स्पेसक्राफ्ट मिशन के बाद 8 दिन का मिशन था ये इनका, मैं बता दूं ऑडियंस को कि 8 दिन का मिशन था, और जब वापस आने का टाइम आया तब पता चला वो जो 2 लीकेज थे वो बढ़ के 7-8 हो चुके हैं। ओके। और अभी शायद उनकी वापस आने की बातचीत है, तो वो वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कब आ रहे हैं कुछ? अभी स्पेस एक्स ने अपना एक्सपीडिशन लॉन्च करने जा रही है फरवरी में। पहले वो 4 एस्ट्रोनॉट्स का था, अब वो 2 का ही है। ओके। तो जब वो वापस आएंगे फरवरी में, तो उसके बाद फिर सुनीता विलियम मैम्स और उनके साथ वाले जो एस्ट्रोनॉट हैं वो वापस आ जाएंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बोइंग कंपनी बहुत फॉल्टी एरोप्लेन्स बनाती है। रीज़न क्या है कि अभी आपको इस चीज़ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत ये है कि वो स्पेसक्राफ्ट में इसलिए कूदी थी क्योंकि जो उसने पास्ट में जो एरोप्लेन्स बनाई हैं वो बहुत ही फॉल्टी थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स थी, 1-2 बार क्रैशेस भी हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो बोइंग कंपनी के नाम को ख़राब कर रही थी। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये हो गई कि अब इनके पास ये था कि हम कोई बड़ा हाथ मारें, कोई बड़ी बिट होती, क्योंकि ऑब्वियसली सारी जगहों पे बिट होती हैं। तो ये इन्होंने अपने साथ नासा के साथ कोशिश की, और ऑब्वियसली बात इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया होगा उस चीज़ के लिए, तो इन्होंने ये बिट जीती। बट नासा ने इस चीज़ को अनदेखा किया, क्योंकि नासा एक ऐसी एजेंसी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जानते हैं, तो उसको अपने साइड से ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। स्पेस एक्स के साथ इससे पहले इन लोगों की बिट थी, बट बोइंग कंपनी के साथ बिट करना एक थोड़ा सा ऐसा रीज़न था। और बोइंग कंपनी के साथ बिट किया कोई बात नहीं, बट बोइंग कंपनी के साथ इन्होंने ऐसे ऐसे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जो एस्ट्रोनॉट सबसे प्रिविलेज्ड हैं और सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि सबसे पावरफुल एस्ट्रोनॉट के उसमें सबसे पावरफुल हैं, उनको नहीं भेजना था। आपको भेजना था तो आप ह्यूमनॉइड्स बना के भेज देते हो ऊपर, जो कि एक ऐसी चीज़ थी जो कि मतलब उसमें मैन मेड की कोई प्रॉब्लम ना होती। बट आपने लाइफ रिस्क की, तो उनकी लाइबिलिटीज़ और उनकी सारी चीज़ों का मेरे ख्याल से नासा ही जिम्मेदार होगा इन फ्यूचर अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है। बट मैं होप करूँगा कि वो ना हो। करेक्ट। और जैसे अभी अपने स्पेस एक्स की भी बात करी, तो क्या आप थोड़ा स्पेस एक्स और एलन मस्क की, क्या मतलब एलन मस्क इतना ज़्यादा डेडिकेटेड क्यों है कि वो ऐसे क्यों मिशंस बनाना चाहते हैं, या क्यों ऐसी मतलब तरीक़ों को ढूंढना चाहते हैं कि ह्यूमंस अर्थ को छोड़ के कहीं और भी जा सके रहने? ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या है अर्थ पे जो उन्हें पता है कि होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है? तो अपनी ऑडियंस को हम ये बताना चाहेंगे कि इससे पहले कि उन लोग एलॉन मस्क पे जाएं, लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि एलॉन मस्क लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक करने वाले हैं। वाओ। हाँ, और बीइंग अ प्राइवेट कंपनी और इतनी बड़ी अचीवमेंट ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटिव है, तो इस चीज़ के लिए तो हम सबसे पहले उनको अप्रिशिएट करेंगे। दूसरी चीज़ एलॉन मस्क में ये है कि वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबली और वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ें कर रहे हैं। अभी उन्हीं ने जो रिवर्स इंजीनियरिंग करी है उसमें लगभग नासा का $500 बिलियन बचाए हैं, तो इसलिए एलॉन मस्क तो हाइप रहेंगे अभी काफ़ी, क्योंकि उनके अचीवमेंट्स आर ट्रेमेंडस। एलॉन मस्क ने स्पेस पोल्यूशन को लेके बहुत काम किया। ये RLV जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हैं, ये उसी लिए बनाई गई हैं ताकि आप उसको रीयूज़ कर सको व्हीकल्स को, मतलब जो स्पेस व्हीकल्स हैं, ताकि हम उसमें जितने भी जो यहाँ से जितना भी कचरा जाता है बाहर, वो ऊपर जाके ऐसे स्पेस को एक तरह से ख़राब ही कर रहा है। तो दे वांट कि यहाँ वहाँ का जो भी RLV है, जो स्पेस शटल है, वो स्पेस शटल वापस आए और वापस वो काम पे लग जाए। दिस मीन्स हम एक व्हीकल से मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था कि एलॉन मस्क ऐसा क्यों चाहते हैं कि मार्स को ज़्यादा इनहेबिटेबल बनाया जाए और अर्थ से धीरे धीरे मूव किया जाए, पहली बात तो ये कि उनके पास वो कैपेसिटी है बीइंग अ प्राइवेट एंटिटी, मगर उन्हीं ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लिया, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है। करेक्ट। तो और सबसे बड़ी चीज़ मैम, एक रिस्क टेकर होना चाहिए इस फील्ड में। आप अगर कोई भी बंदा है जो रिस्क टेक कर रहा है, मतलब उसको ये नहीं लग रहा कि उसके पैसे का क्या होगा या उसका आगे क्या होगा या उसके नेम का क्या होगा, कि भाई एलॉन मस्क है, नाम है, चीज़ें हैं, बट फिर भी वो अभी रिवर्स इंजीनियरिंग भी जो उन्होंने की, वो एक ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम मल्टीपल बार फेल भी हुआ है। तो इससे ये पता लगता है कि इनके कितने $बिलियन का नुकसान हुआ होगा। इसके बाद भी इन्होंने इस चीज़ को अटेम्प्ट किया और सक्सेसफुली इस पर वो किया। इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं भी थोड़ा रील में आया था, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि किसी ने एलॉन मस्क से पूछा था कि आप ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अगेंस्ट द साइंस है। तो उन्हीं ने कहा कि जो पहली 2 इक्वेशंस थी जिनकी वजह से ये स्पेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है, तो वो भी भैया किसी आदमी ने ही बनाई होंगी। तो ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाली है इस पर थोड़ी मेहनत हम लोग कर लेते हैं, तो वो ही हैज़ प्रूवन राइट कि रिवर्स इंजीनियरिंग उन्हीं ने कर ली।
ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी थी कि उन्होंने एक ट्वीट भी करा था कि दे आर वॉचिंग अस, जो आपकी बात प्रूव करते हैं कि मे बी एलियंस हैं, और अगर वो भी मान रहे हैं, जो इतने मिशंस कर रहे हैं और इतनी कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमंस अर्थ से जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे अर्थ भी थोड़ा इनहैबिटेबल बनता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और चीज़ें हो रही हैं, तो आई गेस मे बी सच में है। बिल्कुल हो सकता है। बट जैसे हम पहले बात कर रहे थे सुनीता विलियम्स की, और जो नासा से अभी मिस्टेक हुई है, मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी आपकी बुक में कि आपने एक पूरा चैप्टर डेडिकेट कर रखा है लाइबिलिटीज़ को लेके, तो क्या आप उसके बारे में भी थोड़ा बताओगे? जैसे अभी सुनीता विलियम्स की बात है लाइबिलिटी की, कुछ चीज़ें इसमें हैं ऐसी कि जैसे प्राइवेट एंटिटी भी इन्वॉल्व है और नासा भी इन्वॉल्व है, तो अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि लाइबिलिटी किसकी होगी। अब वो तो ऊपर स्टक हैं, लाइबिलिटी किसकी होगी, बोइंग की होगी कि नासा की होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसे यूएन की तरफ से भी फ्रेमवर्क्स लाए गए, जैसे यूएन आउटर स्पेस ट्रीटी है, लाइबिलिटी कन्वेंशन है, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है। लाइबिलिटी कन्वेंशन में ये होता है कि आप किसकी लाइबिलिटी होगी, तो लाइबिलिटी कन्वेंशन के हिसाब से तो इस पे नासा की लाइबिलिटी होगी, क्योंकि उस स्टेट से लॉन्च हुई है वो मिशन। और रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन भी ये सब चीज़ें कहता है कि आपका जो मतलब जो भी आप इक्विपमेंट ऊपर या आप जो भी यूज़ कर रहे हैं स्पेस मिशंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आफ्टर ऑल बिडिंग भी जो है वो नासा ने की थी, तो नासा ये चीज़ जान रहा था पहले से। तो अगर सुनीता विलियम्स को वहाँ कुछ हो जाता है तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो उन्हें मिलेंगे, कुछ इंश्योरेंसेस, कुछ ऐसा होता है जो स्पेस लॉ में या इन सब चीज़ों में हो? बिल्कुल मैम, आउटर स्पेस ट्रीटी, लाइबिलिटी कन्वेंशन, ये सब इसीलिए होते हैं कि नासा या कोई भी एंटिटी है वो स्टेक होल्डर बन सके इन केस ऑफ कभी कभी कोई फंस गया ऊपर या कुछ हो गया। इसीलिए एक है रिटर्न और रेस्क्यू एग्रीमेंट भी यूएन की तरफ से, कि रेस्क्यू कैसे किया जाएगा उसको और रिटर्न कैसे किया जाएगा उस एस्ट्रोनॉट को अगर वो ऊपर फंस जाता है। यहीं पे लैग करता है हम लोग का इंडिया। कैसे? इंडिया के पास अभी कोई ऐसा प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है जो इस चीज़ को केटर करे, इंश्योरेंस को और लाइबिलिटी को। ये इसीलिए हम लोगों को एक डेडिकेटेड चैप्टर रखना पड़ा अपनी बुक में विद रिगार्ड्स टू स्पेस लाइबिलिटी एंड इंश्योरेंस। हमने बुक में यही बताया है कि कैसे इंडिया अभी इमर्जिंग कंट्री है, अभी स्पेस डोमेन में डेवलप्ड तो है मगर इतना ज़्यादा नहीं है कि वो विद पार हो सके यूएसए से, चाइना से, रशिया से। तो हम लोगों ने बताया है कि कैसे इंडिया अडॉप्ट कर सकता है उनके फ्रेमवर्क, उनके लीगल फ्रेमवर्क विद रिगार्ड्स टू इंश्योरेंस एंड लाइबिलिटी, और अपने एस्ट्रोनॉट्स को, अपनी स्पेस एक्टिविटीज़ को, अपने स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर कर सकता है। तो जैसे आप इंडिया की ये भी बात कर रहे हो और आपने बोला कि हम लोग इस फील्ड में है तो सही, बट अभी उतने एडवांस नहीं है। बट हमने ऐसे बहुत मिशंस करे हैं जो मतलब बहुत कम टाइम में करे हैं और बहुत ही सक्सेस रेट के साथ करे, तो आप उसके बारे में भी कुछ बताओ। सबसे पहले मैम, जो लॉज हैं वो एक्चुअली स्पेस से बहुत अलग हैं, ठीक है। लॉज ऐसी चीज़ें से कॉन्ट्रैक्ट लॉज होते हैं, हम लोग नॉर्मली टाइम में पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लॉज होते हैं, भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें कोई लॉ बना। वैसे हमारा पार्टनरशिप है और बाकी चीज़ें लैंड लॉज हैं, तो स्पेस के भी लॉज हैं। हम लॉज रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें प्रिजर्व रहें, चीज़ें बची रहें। अब यहाँ पे स्पेस के केस में क्या है, स्पेस के केस में कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, स्पेस के केस में ऑल ओवर यूनिवर्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि आप स्पेस यूज़ करिए। स्पेस मतलब आप अंतरिक्ष में जाइए, अंतरिक्ष में आपको कोई एक्सप्लोरेशन करना है, आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई इंक्वायरी करना है, आप करिए। कंडीशन सिर्फ ये है कि आप एक पीसफुल तरीके से करिए। कोई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जिस तरीके से बाद में किसी देश को या किसी पर्टिकुलर आदमी को दिक्कत हो, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। अब सेकंड चीज़ अगर हम इसमें आते हैं कि जो हमारा इसरो है वो जिस तरह वर्किंग कर रहा है कि भाई हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी जो है वो इस लेवल पे हैं कि वो वर्किंग कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, इंडिया में अभी फ़िलहाल एक ही एजेंसी है जो इस पर वर्क कर रही है, जो कि इसरो है, ठीक है। और अभी जो इसरो के लिए ये चीज़ बहुत आसान है, इसरो के बहुत से एक्ट भी हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि इसरो एक्ट है, इसरो के स्पेस बिल्स भी हैं जो पर्टिकुलरली ये बात करते हैं। वो सारी चीज़ें उठाई गई आउटर स्पेस ट्रीटी से ही हैं कि आउटर स्पेस ट्रीटी, और ये आउटर स्पेस ट्रीटी मतलब कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब सबसे पहले मैम, जो आपके क्वेश्चन पे अगर मैं वापस आऊँ तो चंद्रयान 3 जो मिशन हुआ उसको सब जान रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड ने उसको देखा है कि कैसे इंडिया चांद पर पोल पे जाके और उसने रीच किया, वो भी इस तरह रीच किया। देखिए, रीच करना एक बहुत इजी चीज़ है। हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, आपने मिशन किया और मिशन करके आप वहाँ पर रीच कर गए, बस सस्टेनेबिलिटी के साथ, मतलब कि आप यहाँ से जाते हो कम पैसे में और ज़्यादा सस्टेनेबल रेट के साथ, मतलब आपको उम्मीद होती है कि मैं पहुँच जाऊँगा।
तो वहाँ पे इस चीज़ में एलॉन मस्क ने भी हमारी बहुत तारीफ़ की थी, मतलब इसरो की बहुत तारीफ़ की थी इस केस में। अब ये भारत अंतरिक्ष स्टेशन जो है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें बाकी जितने भी कंट्रीज़ के लोग हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। वैसे ही इंडिया जो है सून, अब आगे तो पता नहीं कब तक, बट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा और उनका मेन मिशन ये रहेगा कि इंडिया के क्रू मेंबर्स को वो भेजे वहाँ पे और वो इंडिपेंडेंटली रिसर्च करवाए। ओके, सो जैसे प्रोग्रेस को देख के आप लोग को क्या लगता है कि ऐसा कब होगा कि हम मतलब इंडिया से भी कुछ ऐसे स्पेस क्राफ्ट जाएं जो बाकी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करे और वहाँ पे शायद में भी देख पाए कि हम सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं, कितने टाइम में? बीच में पहले, इससे पहले वाली बात हम अपने कलीग की एक ऐड करना चाहेंगे कि अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया अपनी तरफ से जो उसने टेंटेटिव डेट रखी है कि 2035 तक वो लॉन्च कर देगा, होपफुली। हाँ, कर दे तो अच्छा। अब आपने कहा कि जैसे बाकी कंट्रीज, जैसे अमेरिका ने वोयेजर 1 लॉन्च किया अपना, वो जो एक है उसका मिशन वोयेजर 1 1977 में उसने लॉन्च किया था, वो आज तक स्पेस में है और वो दूर जाते ही चला जा रहा है, जाते ही चला जा रहा है। अभी अगर बताएं तो वो अर्थ से तकरीबन 2500 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है एलियन से रिलेटेड। क्या? यूएस ने उसमें पूरे वर्ल्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करी है रिलेटेड टू ह्यूमंस, जैसे 55 लैंग्वेजेस और ह्यूमंस का पूरा बॉडी डायग्राम। ओके। हाँ, और वो ग्रामाफोन के साथ उन्होंने डिस्क भी दी है कि, और उसमें बताया भी है कि एलियंस कैसे ये यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि ऐसा भी वो कर रहे हैं कि अगर बाहर एलियंस है भी तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक एक इन्फॉर्मेशन नासा ने उस वोयेजर 1 में इनपुट करके उसको भेज दिया है। वो इतनी दूर चला गया है कि अब हो सकता है कि कोई एलियन कांटेक्ट में आ जाए। उसको रखने के पीछे मैम रीज़न ही यही था कि ये चाहते थे, मतलब यूएस वाले चाहते थे, हाँ, कि कम्युनिकेशन हो सके। हाँ, तो वैसे शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने किसी सीरीज या मूवी के एंड में या कहीं तो ये क्लिप भी देखी थी, शायद वो जस्ट मीम होगा, आपने देखा होगा है ना, कि हम लोग ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी दूर से दूर पहुंचाए। जैसे मैम पहले आदि मानव लोग रहते थे, वो अपना एक निशानी छोड़ के जाते थे, तो हाँ, तो पहले का ये केस था। अब आज की डेट में हम लोग माइट भी उनके लिए एकदम न्यू हैं, तो हम उनके पास उनको बुला तो सकते नहीं, बट हम उनसे रीच करने के लिए अपना एक वॉचर, जो उन्होंने बताया मेरे कलीग ने, कि भेजा है, उसके साथ इन्फॉर्मेशंस भेजे हैं। इन्फॉर्मेशन में उन्होंने सारी चीज़ें भेजी हैं, मीन्स फ़ोटोज़ से लेके और इवोल्यूशन कैसे हुआ ह्यूमंस का, वो सब भी चीज़ें हैं कि पहले हम लोग बंदर थे, फिर ये थे, फिर ऐसे हुआ, वो सब चीज़ें हैं। जैसे अभी बंदर वगैरह का नाम आया एंड ऑल, तो मेरे को भी ये भी मतलब जैसे ऐसा भी हुआ था जब ये सब स्पेस मिशन होने स्टार्ट हुए थे, तो इंसानों की बजाय डॉग्स को और मंकीज़ वगैरह को, चिम्प्स वगैरह को भेजा जाता था, जो बहुत लोग कहते हैं काफ़ी इनह्यूमेन है, क्योंकि ह्यूमंस तो अपने आप को फिर भी किसी तरीके से डिफेंड कुछ तो कर सकते हैं, पर डॉग्स नहीं कर सकते, चिम्प्स नहीं कर सकते। और उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो भी बहुत बुरी होती थी, मतलब डॉग्स को केजेस में बंद करके 18 घंटे में भी रखा जाता था, जहाँ पे उनकी वो ट्रेनिंग होती थी, और उनको 0 ग्रेविटी में रखा जाता था, जो मतलब गलत है, क्योंकि वो कंसेंट नहीं कर रहे उस चीज़ को, उन्हें पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। एंड मोस्टली उनको वापस बुलाने के लिए भी कोई मिशन नहीं हुए, वो वहीं पे भूखे प्यासे या अपने आप को बिना डिफेंड करे अपनी जान की मतलब कुछ भी नहीं कर सकते थे, और वो वहीं पे फिर मर गए, और आज भी वो स्पेस में ही है। सो इस बारे में आपको क्या लगता है, लाइक अगर ह्यूमंस जाते हैं लेट्स से, तो उनके पास फूड जाता है, वो कुछ कर सकते हैं, उनके पास वो कैपेसिटी होती है, उनको हर चीज़ में ट्रेन करा जाता है, चाहे वो IT में हो, चाहे वो मैकेनिक्स में हो, पर डॉग्स और चिम्प्स को क्यों? मैम सबसे पहले ये चीज़ है कि डॉग्स को जाने के पीछे रीज़न क्या था, आपको ये समझना पड़ेगा। डॉग्स को ले जाने के पीछे रीज़न था कि ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि ह्यूमंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ लोग मानते हैं कि प्ले करते हैं रोल एज़ कम्पेयर टू डॉग्स और बाकी चीज़ों के लिए। तो एज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमनॉइड उनको ले जाया जाता था वहाँ पे, मतलब भेजा गया है यहाँ से, काफ़ी केसेस में हमने भी देखा है चीज़। तो बट मैम उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना ही होता था कि दे वांट कि वो सीट जो है, जिस सीट पे कोई पर्टिकुलर क्रू मेंबर बैठता था, जिसके लिए वो सीट डिज़ाइन की जाती थी, वहाँ पे कोई ना कोई बैठ के जाए। बाद में एवोल्यूशन होने लगा कि ह्यूमनॉइड्स बनने लगे। ह्यूमनॉइड्स क्या होते हैं? एक डमी होता है, डमी जैसे ह्यूमंस होते हैं जो उसमें रखे जाते हैं। पहले लोग इतने इवॉल्व नहीं थे कि लोग ये समझ पाएँ कि
क्या करना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ने लगी तो उसके बाद से ये चीज़ें होने लगी कि लोगों ने ह्यूमनॉइड्स यूज़ करने लगे, और अब तो आफ्टर ऑल अब इतनी चीज़ें हो गई हैं कि लोग क्रू मेंबर ही जाते हैं, मीन्स पर्सन और ह्यूमंस ही जा रहे हैं। और रही बात मैम एक ये कि जो आप बोल रहे थे कि उनकी इंश्योरेंस और लाइबिलिटीज़ का क्या है या उनका क्या होगा, तो मैम अब तो अगर अब पहली बात तो ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। अगर ये चीज़ अब प्रैक्टिस होती है तो इसमें 100% चांसेस हैं कि इसमें फिर से आउटर स्पेस ट्रीटी में कोई ना कोई अमेंडमेंट या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें जैसे हमारे लिए जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट बने हुए हैं या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स एक्ट बने हुए हैं, वैसे कोई एक्ट विद रिलेटेड टू एनिमल्स आएगा। बट मुझे नहीं लगता कि अभी इसकी ऐसा ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमें ह्यूमंस के लॉज की ज़्यादा ज़रूरत है, मीन्स सैटेलाइट और ह्यूमन से रिलेटेड लॉज की। ठीक है, तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी, बट अब हम बात करते हैं आपकी बुक के बारे में, गैलेक्टिक गवर्नेंस। एंड ये बुक बहुत ही जल्दी कॉलेजेस में भी मिल सकती है, तो सारे स्टूडेंट्स जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना। तो आप पहले ये बताइए, आपकी बुक लिखने का जो पर्पस था, क्या पर्पस आप सॉल्व करना चाहते हैं अपनी बुक के थ्रू? मेन पर्पस इस बुक का ये था कि जो लैंग्वेज हम लोगों ने यूज़ करी है और जो स्पेस डोमेन में लैंग्वेज यूज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। लेमन लैंग्वेज ये नहीं समझ सकता कि इसरो, नासा, रोसकॉस्मोस जो रशियन स्पेस एजेंसी है वो किस तरह वर्क करते हैं और क्या क्या चीज़ें स्पेस में इन्वॉल्व रहती हैं। हमने जो ये बुक निकाली है ये पर्टिकुलरली केटर तो करती है इंडियन मार्केट को, कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और कैसे स्पेस वर्क करता है। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में निकाली हम लोगों ने ताकि जनरल पब्लिक भी समझ सके और रूबरू हो सके इसरो के काम से, स्पेस से रिलेटेड। लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी इसीलिए हम लोगों ने काफ़ी इजी लैंग्वेज रखी है, क्योंकि हर आदमी जो फर्स्ट ईयर का लॉ का जो बच्चा है वो ये बुक अगर कोई स्पेस की पढ़ेगा तो इतना आसानी नहीं होती उसके लिए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज रहती है। हम लोग ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा, हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी जब हम लोग लिख रहे थे ये बुक, तो हम लोग को भी ये डिफ़िकल्टी आई। तो हम लोग ने सोचा कि एक तो पर्सपेक्टिव ये हो गया बुक लिखने का कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्पेस एक्टिविटीज़ क्या क्या चल रही हैं और उसमें लॉ का क्या रोल है। दूसरा पर्पस ये था कि कैसे ये बुक जनरल पब्लिक तक पहुंचाई जाए और उसको थोड़ा बताया जाए कैसे स्पेस और सारी चीज़ें, स्पेस लॉ कैसे वर्क करता है। क्योंकि मैम बेसिकली इसमें स्पेस लॉज से ज़्यादा एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ अगर किसी आदमी को सिंपल है, अगर एक्टिविटी समझ में आ गई तो उसको स्पेस लॉज समझ में आ जाए। क्योंकि आप जैसे लॉज एक्टिविटीज़ होती जाती हैं तो लॉज बनते से, हमने कोई भी चीज़ हो रहा है, लैंड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो लैंड एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया तो उसके लैंड लॉज बनते चले गए। वैसे ही स्पेस एक्टिविटीज़ होती जाएंगी तो स्पेस लॉज और बनते चले जाएंगे। और हमने जितनी भी चीज़ें थी, चाहे आप इन्वायरमेंट ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लो, और फ्यूचर अचीवमेंट्स तो आपको ऑब्वियसली बात है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारी चीज़ों को हमने एक जगह एक बुक में, अपनी बुक में लाके उसको गैदर किया। और मेन मिशन इस चीज़ के लिए सिर्फ मतलब मेन मिशन कह लो या हमारा मेन इंटरेस्ट इस चीज़ में ये था कि हमने उसमें वो सारे टॉपिक्स रखे हैं जो अभी के लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए, स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इन्वायरमेंट कह लो या फिर आप चले जाओ पीछे तो AI है, IPR है, स्पेस लाइबिलिटी है। थोड़ा हम लोगों ने शुरुआत में ये समझाने की भी कोशिश करी कि इंडियन स्पेस लॉ है क्या, ओरिजिन कहाँ से हुआ। आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी, आप सीधे स्पेस लाइबिलिटी पे चले जाएंगे तो वो पर्पस आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम लोग ने पहले इंडिया समझाया, फिर इंटरनेशनल समझाया, फिर धीरे धीरे हम लोग इन्वायरमेंट पे आए हैं और IPR है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, काफ़ी कुछ है। और टू बी ऑनेस्ट इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप एक पर्टिकुलर कई किताबों से डिमांड करते हो। मीन्स होता है ना कि आप 15-20 किताबें पढ़ो और उससे आपको जो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, तो हमने वो इन्फॉर्मेशन उसमें गैदर की हैं। और समहाउ हमने उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमने उसमें कलरफुल पिक्चर्स लगा रखी हैं। तो कलरफुल पिक्चर्स इज़ अ थिंग जो कि हमको भी बहुत फैसिनेट करती हैं। अपने कॉलेज टाइम में भी कि यार हमें कोई कलर्ड फ़ोटोज़ वाली बुक मिलती तो हम उसमें ज़्यादा करते हैं कि भाई हाँ इसको पढ़ते हैं। तो हमने, और हाँ ये भी है कि जो फ़ोटोज़ लगी हैं वो सारी फ़ोटोज़ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं ऑफ कोर्स, बट हमने आपको वहीं पे दिया था कि आप उस पर्टिकुलर फ़ोटोज़ को देखिए। RLV की है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हैं, RLV-TD हैं, इंडिया के पर्पस से मतलब और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे दी हैं। ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है बट येस जितनी हैं वो काम की हैं।
सो इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो आपने एक ऐसी किताब लिखी है जहाँ पे मतलब 15 से 20 किताबों की सारी नॉलेज एक जिस्ट में, एक शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में समझाई गई है, और जो भी इंसान स्पेस एक्टिविटीज़ में, स्पेस लॉज में इंटरेस्टेड है उनके लिए बुक मस्ट रीड है, क्योंकि इसके अंदर उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से लेके बाहर की कंट्रीज से लेके स्पेस एक्टिविटी से लेके स्पेस लॉ, एआई, सब चीज़ समझ आ जाएगी। और ये काफ़ी इजी टू रीड है, इसके अंदर पिक्चर्स भी है तो मतलब इंटरेस्टिंग भी रहेगी, और ये एक नॉलेज पैक्ड बुक है। सो आई वुड से कि ये बुक पब्लिश हो चुकी है, आज ही जाइए। अगर आपको स्पेस एक्टिविटी, स्पेस लॉज में इंटरेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं कि अर्थ के बाहर क्या है, तो ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। ये बुक है गैलेक्टिक गवर्नेंस बाय जिब्रान एंड सत्यव्रत। तो जैसे आपने ये बुक मेरे को दी थी कुछ दिन पहले, तो मैंने भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ा, ऑल्दो मेरे को इतना नॉलेज तो है नहीं और मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं जा पाई, बट इसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि आपने एआई के बारे में भी बात करी है। जैसे अभी एआई इतना इवॉल्व हो रहा है, तो एआई का क्या रोल है अभी जो भी स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, और आगे क्या होगा। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी एनवायरनमेंट से लेके, तो आप वो भी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो एआई है, एआई का जो चैप्टर है वो अपने आप में सबसे हम लोग का सबसे टफेस्ट चैप्टर था हम लोग के लिए, क्योंकि एआई से के लिए इंफॉर्मेशंस मार्केट में बहुत लिमिटेड थी हमारे पास। मतलब हमारे पास पब्लिक डोमेन में वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो हम उसको इसमें यूज़ कर सकते। दूसरी चीज़ क्या थी, सारी चीज़ें, एक वर्ड होता है सेंसर्ड होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई आप कॉपीराइट लग जाता है, ये होता है। तो हमने उसको और इंसाइक्लोपीडियाज़ और बाकी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया इस चीज़ के लिए। तो हमें ये समझ में आया कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक बहुत बड़ा मैसिव रोल प्ले कर रही है अभी की डेट में। जैसे कि आप अभी देख लीजिए, प्रज्ञान रोवर था चंद्रयान 3 में, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। प्रज्ञान रोवर उसमें एक रोबोटिक सिस्टम का पार्ट है जो कि बाहर निकलता है और चांद पे मतलब वो वॉक करता है या निकलता है, जो भी है। उसके बाद आप अगर अभी इलॉन मस्क की थ्योरी पे आती हैं, तो इलॉन मस्क की आपने बात की थी पहले, तो इलॉन मस्क का जो रिवर्स इंजीनियरिंग का पार्ट है, ये भी एक पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि उसमें कोई भी ह्यूमन नहीं बैठा है। वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रेगुलेट हो रही हैं। अब रही बात इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में हम लोग दो चीज़ें देख सकते हैं। पहले वो इन्वायरमेंट जो स्पेस में है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग स्पेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्पेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका स्पेस के इन्वायरमेंट में क्या नुकसान हो रहे हैं, और उससे फिर अर्थ पे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो स्पेस पे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है स्पेस डेब्रिस का, जो एलॉन मस्क ने किया कि रिवर्स इंजीनियरिंग। उससे ये होगा कि जो रॉकेट ऊपर जा रहा है वो वापस आ भी सकता है। ये एलॉन मस्क ने अभी किया। उससे पहले ये हो रहा था कि जो चीज़ ऊपर जा रही थी वो पर्पस सॉल्व ऊपर तो चली गई, अब ऊपर जाके वो ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। उसके चक्कर में डेब्रिस, अब लोगों को लगता होगा डेब्रिस छोटे छोटे मतलब कुछ पार्टिकल्स इधर उधर, पार्टिकल्स नहीं होते, बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट्स हैं, और भी काफ़ी थोड़ा थोड़ा करके मैम वो ज़्यादा बन जाता है। मतलब आप अभी बनता ही चला जा रहा है। अभी आप देखिएगा तो अगर सैटेलाइट इमेजेस आप स्पेस डेब्रिस की डालिए तो आपको छोटे छोटे क्लस्टर और स्टार्स दिखेंगे अर्थ के चारों तरफ, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। जस्ट लाइक अ रिंग लग रहा है कि वो एक रिंग हो गया है। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि वो वापस कभी अर्थ पे किसी रीजंस की वजह से, एस्ट्रॉइड के पुश की वजह से मे भी आए और अर्थ पे नुकसान हो? वो तो एस्ट्रॉइड की वजह से नहीं आ सकते, मगर एस्ट्रॉइड आ सकता है। जो चीज़ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के बीच में चल रही है, इस वक्त डिस्कशन है, क्योंकि एक एस्ट्रॉइड अप्रोच कर रहा है अर्थ की तरफ, तो ये बात काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल साइंटिस्ट कम्युनिटी में हो रही है कि कैसे इस एस्ट्रॉइड को डिविएट किया जाए, कैसे डिफ्लेक्ट किया जाए। तो स्पेस डेब्रिस जो है ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्ट होके अर्थ की तरफ ज़्यादा तेज़ मूव करने लगा तो भी ये स्पेस डेब्रिस दिक्कत कर सकती है। मैम डेब्रीज मतलब कूड़ा इन सिंपल। तो हो क्या रहा है कि जैसे यहाँ से कोई सैटेलाइट गई, तो सैटेलाइट जाने के बाद उसमें अगर बहुत ढेर सारी डेब्रीज इकट्ठा हो जाएंगी तो कोई सैटेलाइट माइट भी उससे लड़ जाए, ये भी केस हो सकता है। तो हमें ये चीज़ जो ये RLV-TD या RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल वगैरह, जो इंडिया की RLV-TD वगैरह हैं, ये सब जो बनाए जा रहे हैं फ्यूचर में, कुछ बन भी रहे हैं, तो उसका बेसिक सा मिशन यही था कि सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया जाए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम किया जाए। और इन्वायरमेंट पोल्यूशन मैम अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है, आगे अगर आप कोई भी स्पेस एक्टिविटीज़ करते हो, स्पेस मिशन प्लान करते हो, तो आपको 10 बार सोचना पड़ जाएगा कि भाई हमारा रूट ही अगर सही नहीं रहा, हमारा जाने वाला रूट में इतने हर्डल्स होंगे तो कैसे होगा। करेक्ट। ऑल्सो हमने इतनी बातों पे बात करी, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमसे छूट रहा है, उसके बारे में भी जल्दी से जान लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आप इसके बारे में कुछ बताइए। मैम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वैसे तो एक राइट्स हैं जो कि पर्टिकुलर पर्सन को मिलते हैं किसी चीज़ के लिए। तो इसमें कई पार्ट हैं, अगर आप इसको थोड़ा मैं ब्रीफ में बताऊं तो इसमें एक
पेटेंट है, ट्रेडमार्क है और कॉपीराइट है। तो अगर हम इसको स्पेस से कनेक्ट करें, क्योंकि आफ्टर ऑल हम स्पेस की बात कर रहे हैं, तो हमारे बुक में मैंने चैप्टर मेंशन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, जो कि ये बात करता है कि जो भी वो बात करता है पेटेंट की, ट्रेडमार्क की और कॉपीराइट की। सो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब कि आपकी कोई भी इनोवेशन, जैसे हमने कोई इन्वेंशन किया, ठीक है, तो वो इन्वेंशन जो भी हमने किया वो हमारे नाम पे पेटेंट हो जाएगा। जैसे अभी इलॉन मस्क ने जो भी अभी ये वर्किंग किया है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग, तो ये जो पर्टिकुलर पेटेंसी है, ऑब्वियसली इसमें पेटेंसी नहीं आएगी, इसमें ट्रेडमार्क आ जाएगा। बट मैं आपको ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आप जब ट्रेडमार्क में चलते हो तो ट्रेडमार्क मतलब एक मार्क है, जैसे कि टाइटन है, टाटा है, ये सबके एक मार्क हैं। वैसे ही स्पेस एक्स है, ब्लू मून है, ये सबके खुद के मार्क्स हैं। क्या ट्रेडमार्क है कि भैया ये जो काम करेंगे उस काम पे इनके अलावा कोई और क्रेडिट नहीं ले सकता, ये चीज़ें। और अगर आप कॉपीराइट पे आते हो तो हमने इस चीज़ को और ज़्यादा क्लेरिफाई किया है कि कॉपीराइट एक ऐसी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए मेरा टेलीस्कोप है और मेरे टेलीस्कोप से कोई भी इमेजेस या कोई पिक्चर्स खींची जाती हैं, तो जो इमेजेस जिस टेलीस्कोप से खींची जा रही हैं उसका कॉपीराइट होगा। मींस मेरा है टेलीस्कोप तो मेरा कॉपीराइट आएगा। अब आफ्टर ऑल मैं चाहूँ तो मैं पब्लिक डोमेन में उसको डाल दूँ तो वो एक अलग चीज़ है। तो जैसे मेरी बुक है, अभी मैं बुक लिखी है मैंने, मान लीजिए, तो ये बुक है, इसको मैं गवर्नमेंट से एफिलिएट करा के इसका कॉपीराइट ले लेता हूँ। तो कोई भी इसको अगर यूज़ करता है या इसको मिसयूज़ करता है तो मेरे को उसको मैं एज अ कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता हूँ, जो भी चीज़ें रहती हैं। तो आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल था। आपने बहुत सारे मिथ्स को बस्ट करे और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो लोगों को लगता था, जैसे एलियंस वगैरह, उनके बारे में भी बहुत बातें हमने करी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो आप ये बुक लाए हो, आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स के लिए, और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जितने भी लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट है, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। सो अगेन, जितने लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, जाके ये बुक ज़रूर खरीदे। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए आप दोनों को। एंड देखते हैं, अगर ऑडियंस का अच्छा रिव्यू आया या उनके पास कुछ और क्वेश्चन हुए जो वो कमेंट में हमें बताएंगे, तो हम दोबारा एक और सेशन रखेंगे जहाँ पे आप और मिथ्स को बस्ट कर सकते हो और अपनी किताब के बारे में और बता सकते हो।